भैया जी कहने में आपका एक बार फिर स्वागत है और बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से हम जोड़ेंगे और हमारे साथ जो मेहमान के कॉलम में दो लोग आज जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है। एक राजस्थान से आशीष मोदी जी जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं जैसलमेर से, वो हमारे साथ हैं, और नीतीश कुमार जी जो डीएम हैं बरेली से, उत्तर प्रदेश से, हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं नीतीश जी के साथ बातचीत के सिलसिले को जोड़ना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीतीश जी, और आशीष जी दोनों आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश जी, ये कहा जा रहा है कि तजुर्बा जो है इस समय, लोकल तजुर्बा जो है वो बहुत काम का है और इसको इफेक्टिव तौर पे इस्तेमाल कर लोग, बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है और उससे रिजल्ट भी अच्छे आए। मैं जानना चाहता हूं कि बरेली में, जहां पे आप बहुत अहम जगह पे उत्तर प्रदेश में हैं, मैं जानना चाहता हूं कि वहां का तजुर्बा क्या है और आपने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया है जिससे कि गांव की आबादी जो और शहर की आबादी, उन दोनों को आपने इफेक्टिव तरह से राहत को पहुंचाया है। नीतीश जी, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण था कि आपदा आने के पूर्व ही हम लोगों ने नियोजन तैयारी शुरू कर दी थी। उसके तहत हम लोगों ने जो हमारे बेड्स चिन्हित थे, सरकार के द्वारा अधिकृत जो हॉस्पिटल्स थे, जो मेडिकल कॉलेजेस थे 3 हमारे यहाँ, और हमारा 300 बेड हॉस्पिटल थे, लगभग 1250 बेड्स हमारे पास थे। फिर हम लोगों ने 1000 लगभग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड्स तय कर लिए, क्योंकि हमें लगा कि स्थिति दिक्कत आ सकती है बाद में, तो इसलिए हम लोगों ने प्री प्लानिंग करके लगभग हम लोग 2047 बेड्स हम लोगों ने बना लिए। तो इससे हमें आपदा से लड़ने में काफी सहूलियत मिली और हम लोगों ने हॉस्पिटल में लोगों को भर्ती करा पाए। जिनका भी थोड़ा सा भी SpO2 में डाउन आया, कोई दिक्कत आई, तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट किया और हमारा जो ICCC कंट्रोल रूम था वो काफी बेहतर तरीके से चल रहा था और इसमें हम लोग फैसिलिटी एलोकेशन काफी मेहनत से करते थे। उसमें हम लोगों ने पूरे हॉस्पिटल्स के ग्रुप्स बनाए हुए थे, उसमें डॉक्टर्स थे, CMO थे, हम लोग प्रशासन के लोग थे, सेक्टर मजिस्ट्रेट हम लोगों ने सभी हॉस्पिटल्स में नामित कर रखा था कि जो भी अगर मरीज आते हैं हॉस्पिटल्स में, डायरेक्ट भी आते हैं, तो उसको तत्काल उसकी भर्ती कर लिया जाए और उसको कंट्रोल रूम में सूचित किया जाए और कंट्रोल रूम के माध्यम से भी हम लोग उसको फैसिलिटी एलोकेट करते थे। तो ये काफी स्मूथ तरीके से हुआ। नीतीश जी, राइट नीतीश जी, सबसे अहम एक चीज और भी है जिसको बार बार चर्चा करते हैं कि जब कोई कार्यक्रम हो, जब कोई चीज हो, तो चीजें बनाई जाएं, बड़ी की जाएं, और उसके बाद जब कार्यक्रम खत्म हो जाए तो उसके बाद उसको डिसमेंटल कर दें। मैं जानना चाहता हूं कि ये मौका भी है जब जिस समय आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर को और बेहतर से बेहतर करते जाएं, और ये आने वाले समय में एक बहुत मिसाल भी बन सकता है। आपने क्या कुछ इस तरह की स्थायी योजना सोची है कि जहां तक हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है बरेली का, उसको बेटर कर लें और उसको एक पैरेलल सामने ऐसा मिसाल के तौर पर खड़े, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को हम और दुरुस्त कर लें? और जो सबसे खास बात है ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि बार बार ये बातें हो रही हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर डिस्ट्रिक्ट्स पे क्या काम हुआ है, वो भी जानना। तो ये 3 सवाल आपके पास बेहद जरूरी तौर से। सबसे महत्वपूर्ण जो पहला सवाल था आपका कि कैसे हम लोगों ने जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को भी अधिकृत किया और उसमें जो सुविधाएं थे उसके लिए भी प्रयोग किया गया, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की एक्सटेंशन इकाई है 300 बेड्स की, बरेली में काफी बड़ी इकाई है, तो उसको हम लोगों ने, जब मैंने शुरुआत किया था तो उसको फर्स्ट वेव में उसको L1 हम लोगों ने बनाया था। फिर माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में फिर हम लोगों ने इसको 300 बेड्स का हॉस्पिटल के रूप में तब्दील किया है और आज की डेट में हमारे पास उसमें हम लोगों ने 300 बेड्स पे 100% बेड्स पे ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था कर दी है और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं और आने वाले 15 दिनों के अंदर वहाँ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी स्टैब्लिश हो जाएगा। तो इससे हमारा जो है एक तरह से ये आधारभूत संरचना ये स्थायी रहेगा, हाँ, ये स्थायी तौर से रहेगा, आगे भी रहेगा स्थायी तौर से नीतीश जी? हाँ, ये स्थायी तौर पे है, इसीलिए हम लोगों ने कोरोना आपदा के समय इसको शुरुआत किया था और ये स्थायी रूप से रहेगा और इसमें सतत ऑक्सीजन आपूर्ति है, इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट भी स्टैब्लिश किया गया है। इसी प्रकार जो भी हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं उसको स्थायित्व प्रदान कर रहे हैं और इसमें हम जो भी मशीनरी रख रहे हैं, वेंटिलेटर्स रख रहे हैं, कंसंट्रेटर रख रहे हैं, वो भी स्थायी तौर पे है यहाँ पे। फिर हम लोगों ने 2 CSC को भी अभी सेलेक्ट किया प्राइमरी चरण में और उसके तहत हम लोग मीरगंज और बहेड़ी CSC को कर रहे हैं। उसमें भी हम लोग जो पेरिफेरी एरिया के जो कोविड पेशेंट्स है उसको रखेंगे, वो भी स्थायी तौर पे होगा। उसमें हम लोग भी ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं और 2 हमारे यहाँ CSR से भी हमारे यहाँ एक इसको प्लांट है हमारे यहाँ बरेली में, उसमें लगभग 2100 लीटर पर मिनट कैपेसिटी का CSR से हम लोग के यहाँ प्लांट लग रहा है। उसमें 450 सिलेंडर D टाइप सिलेंडर भरे जा सकते हैं, तो काफी बड़ा एक आत्मनिर्भर ऑक्सीजन में हम लोग हो पाएंगे। तो काफी ये प्लानिंग चल रही है हम लोग का और बहुत बड़े अच्छे परिणाम आएंगे कि हम लोग उसमें ऑक्सीजन प्रोडक्शन कर पाएंगे। और साथ साथ जो हमारे 3 मेडिकल कॉलेजेस बहुत हाँ बताएं। राइट नीतीश जी, एक अमूमन शिकायत लोगों को रहती है
और मैं उम्मीद करता हूं कि उसका उसका उसमें आप एक नज़ीर बनाएंगे। और वो शिकायत ये रहती है कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उसके साजो सामान खराब रहते हैं और उसी के ठीक बाहर वो साजो यानी एक्सरे मशीन या स्कैन कराने वाली मशीनें सब ठीक रहती हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी होगी और हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कर पाएंगे और वो स्थायी रूप से उसका रख रखाव होगा और चाहे सीएमओ चाहे एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए उत्तरदायी होगा। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप इस पे कुछ बहुत स्थायी तौर से काम करेंगे। नीतीश जी, तरीके से संचालित किया है हाँ हम लोगों ने, और उसमें मजिस्ट्रेट भी लगाए हैं हम लोगों ने, और डॉक्टर्स की टीम भी लगातार लगी हुई है उसमें, और हम लोग दिन ब दिन उसको हम अच्छा करते जा रहे हैं और अच्छी फैसिलिटी हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच नीतीश जी, जो हमारे भैया जी के इन प्रोग्राम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक मिसाल बने बरेली, इसके लिए तमाम सारी शुभकामनाएं आपको। आशीष जी, जहां से आते हैं वो जैसलमेर, बहुत डिफिकल्ट टेरेन, लेकिन वहां पे बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो वहां से एक उदाहरण जरूर हमारे सामने है। तो मैं वहां जानना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि उस जगह पे खास तौर से एक सवाल पूछा गया, लोगों ने पूछा कि वैक्सीनेशन तो हो रहा है, ड्राइव तो चल रही है, पूरे देश में चर्चा है, हम रोज डिबेट करते हैं, लेकिन उसका वेस्टेज कैसे रोका जाए और उसको कैसे सारे लोगों तक पहुंच जाए, मैक्सिमम आबादी तक उसका वैक्सीनेशन का वेस्टेज ना हो, इसके लिए क्या सोचा है, कैसे कर रहे हैं काम, ये आशीष जी हम जानना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अगर कंसिडर किया जाए वर्ल्ड वाइड, तो इंडिया ने सबसे बड़ा पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया है और इसकी वजह से हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इन प्लेस है। ज़रूरत है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सही तरीके से मोबिलाइज़ करने की और जो चैलेंजेस हैं कोविड वैक्सीनेशन से रिलेटेड, उसको मीट आउट करने की। तो हमने इसके लिए लोकल कम्युनिटीज़ को मोबिलाइज़ करना शुरू किया था। जब शुरुआत में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, उस समय कहीं न कहीं लोगों में ये एक भ्रांति थी कि ये वैक्सीनेशन से शायद नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। तो इसमें हमारे जो लोकल जनप्रतिनिधि थे, जो ऑफ़िसर्स थे, जो ग्राम स्तरीय अधिकारी थे, चाहे वो पटवारी हों, ग्राम सेवक हो, एएनएम खुद हो, सब लोगों ने आगे आकर के सबसे पहले स्वयं टीका लगवाया और लोगों को मोटिवेट किया। इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रिज़ल्ट निकलता है वो ये है कि जब आपके पास एक वायल में 10 वैक्सीन लगाने के लिए उपलब्ध होती है और उसके साथ एक एक्स्ट्रा वैक्सीन अवेलेबल होती है, तो उन 11 वैक्सीन को यूज करने के लिए आपके पास 1 घंटे में 11 लोग होने चाहिए। नाउ जैसलमेर का जो एरिया है वो लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज राइट ऑलमोस्ट 90% द साइज ऑफ हरियाणा। तो इतने बड़े जी, डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास ये चैलेंजेस थे कि बहुत ज्यादा छितरी हुई आबादी थी, जो एलिजिबल लोग थे वो कम थे। तो इसके लिए हमने सरपंचों को आगे किया, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स को आगे किया, और जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी होती है इलेक्शन मशीनरी में, बीएलओ, उनको आगे किया क्योंकि वो सभी लोगों को जानते हैं। बीएलओ का और ग्राम स्तरीय वाह, समिति का ये दायित्व होता था कि वो लाइन लिस्टिंग करके लेकर के आते थे कि अगले दिन कौन कौन ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन कराएंगे। इस प्रॉपर प्लानिंग से हमने वन ऑफ द लोएस्ट वैक्सीनेशन वेस्टेज के साथ, वैक्सीन वेस्टेज के साथ यहाँ पर काफी अच्छी स्पीड से वैक्सीनेशन कराने में सफलता प्राप्त करी। जी, और ये आपकी उपलब्धि है। और मैंने जानबूझ के ये सवाल इसलिए रखा क्योंकि मैंने जब रिसर्च करी हमारी टीम ने, तो आपके बारे में ये बताया कि इस वेस्टेज के मामले में आपका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और आपने किस तरह से इसको किया, ये देश के सामने एक उदाहरण है और बाकी लोग इसको फॉलो कर सके। कुछ जैसलमेर का आबादी का जो है वो छितराव जो है वो काफी दूर दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया, तो ये अपने आप में एक उदाहरण है। दूसरा सवाल जो मैं बरेली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी पूछ रहा था, आपसे भी जानना चाहता हूं, वो ये कि जिस जगह से आप आते हैं वहां से तो चीजें कैसे सजो के रखें आने वाले समय के लिए। कोरोना तो किसी दिन छट जाएगा और ये उम्मीद भी करते हैं हम तमाम जब बातचीत करते हैं, लेकिन ये चैलेंज बहुत लंबा भी हो सकता है। तो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कर लें एक पैरेलल। मैं ये नहीं कह रहा हूं ना मेरी कोई लड़ाई है प्राइवेट प्रैक्टिशनर से, मैं तो अच्छा है तो हर आदमी बढ़िया कर रहा है, लेकिन हम अपने गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, जहां तक सवाल है डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को कैसे सुनियोजित करें जो आने वाले समय में भी अगर इस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हों तो हम उनको फौरी तौर पे कुछ ना कुछ सुविधाएं दे सकें। इसके लिए खासतौर से जैसलमेर में आप क्या कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं। देखिए, एवरी क्राइसिस प्रेजेंट्स इटसेल्फ एज एन अपॉर्चुनिटी। इस समय जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी, उस समय हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि सरकारी तंत्र को दुरुस्त किया जाए, जो सरकारी सर्विस डिलीवरी है हेल्थ सेक्टर में उसको इम्प्रोवाइज किया जाए। खास करके मैं जैसलमेर का एग्जांपल इसलिए आपने जो कहा, जैसलमेर में प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स हैं ही नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं है, तो यहाँ पर जो सर्विस डिलीवरी है कमोबेश ये इक्विवेलेंट है, गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी के इक्विवेलेंट है। तो हमने लगभग जब पहली वेव कम होना शुरू हुई थी जुलाई अगस्त में पिछले साल, तब से ही अपने CHCs, PHCs और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को दुरुस्त करना शुरू किया, जिससे हमें फायदा ये हुआ कि जब सेकेंड वेव आई तो न केवल हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और CHC बल्कि PHC और PHC में कार्यरत डॉक्टर्स ने ग्राम स्तर पर कोविड केयर सेंटर्स संचालित करने में हमारी मदद की, और इस वजह से हम जो स्प्रेड है उसको गांव में रोक पाए। यदि हम गांव में नहीं रोक पाते इस स्प्रेड को, तो जितना बृहद जिला ये जैसलमेर है, यहाँ पर लोगों को घर से उठा करके हॉस्पिटल तक लाने में, संसाधन उपलब्ध कराने में ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाता। अर्ली डिटेक्शन हुआ, ग्राम स्तरीय समिति जाकर के लोगों को जैसे ही उनमें कोई सिम्टम्स आ रहे थे उनको दवाइयां दी उनको, और ग्राम स्तर पर हमने जो कोविड सेंटर बनाया था, कोविड केयर सेंटर, उसमें लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के माध्यम से ऑक्सीजन हमने उपलब्ध कराया। जैसलमेर के साथ एडवांटेज ये है कि हमारे पास बिजली काफी सफिशिएंट मात्रा में रहती है, यहाँ पर बिजली सप्लाई काफी अच्छी है, तो उस जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने पिछले साल क्रिएट किया था, इस साल उसको यूज किया। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट, जैसा कि सभी जिलों में हो रहा है, लगभग हमने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और सभी CHCs में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ऑक्सीजन बॉटलिंग प्लांट, इसको स्थापित करने के लिए तैयारियां करी, और लगभग मई एंड तक हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और अगले महीने हमारे लगभग मेजर CHCs में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्टैब्लिश हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस क्राइसिस आशीष जी, हम लोगों ने, आशीष जी, राइट आशीष जी, मैं वही लास्ट जो सेंटेंस आपने बोला मैं उसी को कह रहा था कि हमने बहुत बड़ी कीमत इस देश ने चुकाई है इस कोरोना के समय में, और अब आगे आने वाला समय हमें बेहतर हो, हम सुविधाएं दे सके, एक बड़ी जरूरत है इस बात की, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार होगा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वो बेहतर होगा। बस एक सवाल जो दिमाग में सबके है वो ये कि हर चुनौती कोई ना कोई सबक देती है, तो जैसलमेर में वो कौन सा सबक है जिसको कि आप शेयर करना चाहेंगे देश के सामने, कि जिसको लगे कि हाँ हम कहीं दूर बैठे हैं सुदूर, लेकिन हम उस पर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आशीष मोदी जी, इस क्राइसिस से सबसे बड़ा सबक जो हमें लेना चाहिए वो ये है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेज लाइज विद इन। हमने सरपंचों का जो नेटवर्क यूज किया लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को घर में कंटेन करने के लिए और लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, हमारे कॉल सेंटर के माध्यम से सरपंचों को लगभग हर ऑल्टरनेट डे कॉल करके इंफॉर्मेशन दी जाती थी। तो मुझे लगता है कि जो हमारा ग्राम स्तरीय नॉलेज नेटवर्क है उसको यूज करने से हम किसी भी क्राइसिस को बहुत अच्छे से टाइड ओवर कर सकते हैं, उसको बेन ओवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आशीष जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जिला जिस तरह से आपने उसको मैनेज किया और आगे आप उसके लड़ाई के लिए तैयार हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच आशीष जी जो हमारे साथ भैया जी कहीं की तरफ से जुड़े, और आपको तमाम सारी शुभकामनाएं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ मेहमान देश के कुछ विदेश के जुड़ेंगे, कहां कौन किस तरह से काम कर रहा है ये अब आपके साथ है।